नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 13 नवंबर 2021 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूछे गए हिंदी के 70 प्रश्न। तो ये 70 प्रश्न जो हैं ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर के रूप में सॉल्व करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है उन्होंने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी, लेकिन अन्य जो विद्यार्थी हैं इस चैनल पे इस पेपर को उपलब्ध कराने का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि मैं इसे प्लेलिस्ट में आपके लिए लगा दूंगी, जहां हम पुराने पेपर वाली प्लेलिस्ट है। तो जो आगामी आपकी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या आपकी नेट वाली परीक्षा, सभी के लिए ये 70 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे वीडियो के मध्य में। हाँ, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूंगी कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जितना बृहत्तम सिलेबस था, जितना बड़ा सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग यदि पेपर को देखें तो बहुत ही सरल पेपर आया है। इतने सरल पेपर की कामना किसी ने नहीं की होगी, लेकिन कुछ चीजें इसमें हैं जिसके कारण ये पेपर का स्तर थोड़ा सा हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, या ये कह लीजिए हल्का सा कठिन हो गया। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न, रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। ऑप्शन से कोई लेना देना हमें नहीं है, जहां ऑप्शंस की आवश्यकता है वहीं ऑप्शन पर लिखे हैं या समझेंगे, क्योंकि पेपर जो है बिल्कुल तथ्यात्मक सा पेपर है। यदि हाल ही में आयोजित आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाले पेपर से इसे तुलना करें तो दोनों पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। 2 घंटे का समय था, बहुत ज्यादा व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं पूछ सकता था, सरल सा पेपर है। तो इसी तरीके से सीधा प्रश्न और उसका उत्तर देखेंगे। दूसरा जो है वह है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा रंगमंच की स्थापना की। तो हिंदी गद्य का इतिहास है, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है, वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है, ये पंक्तियां पूछी गई हैं। देखिए, यूपी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो रामचंद्र तिवारी की गद्य की पुस्तक से, अभी आपका यूपी टीजीटी पीजीटी किस में आयोजित हुआ है 2021 में, रामचंद्र तिवारी की बुक से 1-2 प्रश्न और बच्चन सिंह की पुस्तक से 1-2 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, ये निश्चित है। मान लीजिए आपको सारी पंक्तियां आ रही हैं, ये ट्रिक है छोटी सी। आपको पता है कि ये शुक्ल की है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, 2 पंक्तियां नहीं आ रही है तो एक में बच्चन सिंह और एक में रामचंद्र तिवारी आप लगा सकते हैं, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, क्योंकि 2021 में बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। इस आधार पर कह सकती हूँ, क्योंकि पुराने सभी पेपर हमने चैनल पे सॉल्व किए हैं, आप भी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? सही उत्तर रहेगा वीणा। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष सभी जानते हैं, 1951। किले में औरत किसकी कविता है? रघुवीर साहू जी की कविता है। हालांकि आगे देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। फांस उपन्यास की मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या का वर्णित विषय है। इतने सारे उपन्यास हमारे सिलेबस में लगाए गए और जो पूछा जा रहा है फांस उपन्यास, वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत तो प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन जो सिलेबस में उपन्यास है उनसे न पूछ के कुछ और ही पूछ रहा है। किले में औरत कविता सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो पेपर के स्तर को थोड़ा सा कठिन बना देती हैं, क्योंकि जो विद्यार्थियों ने तैयारी करी वो उन उपन्यासों का वर्ण विषय पढ़ा जो कि सिलेबस में है, उनकी कथा क्या है, उनके पात्र कौन से, ये सब कुछ जानकारी करी, लेकिन पूछ लिया कुछ अलग, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी है? महीप सिंह की। और ये सारे प्रश्न हमने किस में किए हैं? प्रैक्टिस सेट्स में भी किए और नेट के पुराने पेपर में किए हैं। इसके अलावा चैनल पे यूपी टीजीटी के सभी पुराने पेपर, यूपी पीजीटी के सभी पुराने पेपर हमने सॉल्व किए हैं। उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पेपर कठिन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। नाटक और नाटककार, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न था, आपको आगे के लिए तैयार करना है, साथ के साथ याद भी करना है। नाटक है अभंग गाथा, नरेंद्र मोहन। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का है। वायरस किसका है? राजेश जैन का है। और इन्ना की आवाज किसकी है? असगर वजाहत की रचना है। आधुनिक नाटककारों से यह प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आधुनिक काल पर अच्छा जो इनका फोकस रहा है। किले में औरत आधुनिक है।
फांस उपन्यास आधुनिक उपन्यासों में से पूछ लिया, और ये नाटक भी, ये सब कुछ आपका आधुनिक हिंदी साहित्य से पूछे हुए प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा कि आंसर की प्रोवाइड करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य इस पेपर को इस चैनल पे प्रस्तुत करने का यह है कि इस पेपर के माध्यम से वर्तमान में जो परीक्षा के परिदृश्य में बदलाव आ रहा है उसे मैं आपको समझा पाऊं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लें। क्योंकि पढ़ाने की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पूरा पढ़ा चुकी हूं, पढ़ाने की बात करें तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पूरा पढ़ा चुकी हूं। इतना सब कुछ प्लेलिस्ट में है डियर कि आप बिना 1 रुपया खर्च करे अगर डेली नियमित 1 से 2 वीडियो देख ले रहे हैं तो आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज प्लेलिस्ट को जरूर चेक करते रहिए। आगे बढ़ते, भारत दुर्दशा क्या है, नाट्य रासक है, और एक इसमें लासक भी लिखा जाता है। नेट के पुराने पेपर में कई बार नाट्य लास्य या नाट्य लास या नाट्य रासक, ये तीनों शब्द पुराने पेपर में हमने कई बार किए हैं, तो आपका गलत निसंदेह रूप से नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। शकराज का यह कथन है। ऑब्जेक्शन कर रहे हैं विद्यार्थी कुछ प्रश्नों पर, क्योंकि उन्हें लग रहा है वो सिलेबस से बाहर के हैं। लंका की एक रात निबंध किसका है, कुबेरनाथ का। अब तक हमने कौन सा पढ़ा है, अधिकतर किसका बात है, लंदन की एक रात, किसका, निर्मल वर्मा का। बहुत है ना, संशय की एक रात किसकी कृति है, नरेश मेहता की। इनको पूछा है, लेकिन इन्होंने पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया है अपना आधुनिक काल पर। उन सब को छोड़ते हुए वो निबंध कौन सा पूछ रहे हैं कि लंका की एक रात निबंध किसका है, कुबेरनाथ राय का है। ठीक, आगे मिलते हैं, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। तो मिला तेज से तेज यह जीवनी विधा की रचना है। अपनी जमी अपना आसमां यह किसकी कृति है, तो अपनी जमी अपना आसमां रजनी तिलक जी की कृति है और यह उनकी आत्मकथा है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप हदूरी रमणिका गुप्ता। टीजीटी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों में शताधिक बार यह प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, मेरिट में स्थान सुनिश्चित करते हैं वो प्रश्न जिनके उत्तर आपको आते हैं, जिनके किसी को नहीं आते। लेकिन उन प्रश्नों को यदि आप गलत कर देते हैं जो कि सरल हैं, जो कि सब, तो फिर आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो जो सरल प्रश्न है वो गलत नहीं करने हैं। कोशिश करनी है कि चंद उन प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएं, अपनी तैयारी को इस स्तर पर ले जाएं, इस लेवल पे ले जाएं कि जिनके उत्तर किसी और को नहीं आ रहे, उनके उत्तर जब हम देंगे तो मेरिट में स्थान सुनिश्चित अपने आप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति के अर्थ में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किसने माना है, तो भट्टलोल्लट उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, उत्पत्तिवाद का। ये भी पुराने पेपर से ही है। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है, आचार्य वामन ने। तो आपका जो काव्य वाला भाग है वो मैंने अभी तक नहीं करवाया है, अब उसी का नंबर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण कैसा है, विशुद्ध सौंदर्यवादी। अब देखिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर में आयोग की आंसर की के द्वारा जो चेंज होंगे उसको मैं जो आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से इसको चेक कर लीजिएगा। जैसा मैंने कहा, पुराने प्रश्न पत्रों के बीच में इसे लगा दूंगी, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई पेपर दें, आप LT ग्रेड दें, कोई भी पेपर दें, आप DSSB KBS NBS जो मन चाहे दें, प्लेलिस्ट चेक करिए, प्रैक्टिस सेट के रूप में पुराने पेपर लगाइए। रामबाण हैं वो आपके लिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक पुराने पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, बाजार से उठाकर कोई भी गाइड लाकर मत लगाइए, उनमें प्रश्नों के उत्तर गलत होते हैं। साथ में सॉल्व करने से ये रहता है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर भूलवश मैं गलत बता भी देती हूँ या गलत निकल जाता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे बता देते हो और मैं सही करके पिन कर देती हूँ, तो गलती की संभावना बहुत कम रह जाती है। ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र करिए, प्लेलिस्ट को बार बार चेक करिए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। लॉन्जाइन्स ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया, ऑन द सबलाइम में उन्होंने उदात्तता का विवेचन किया है। 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है, तो बॉन देते क्रोचे ने क्या किया है, कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है, यानी ये एक ही है, ऐसा कौन मानता है, क्रोचे। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखते हैं, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, कृति। जो किताब है, जो रचना है, वो नई समीक्षा के केंद्र में है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को
कवि के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। क्या बनाता है? बिंब, मिथक, कल्पना या प्रतीक। किन के माध्यम से वो उन्हें बिल्कुल इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो मिथक तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रतीक या बिंब में से एक होगा। बिंब की संभावना अधिक है, बाकी इसका उत्तर बाद में देखेंगे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा किसने की? जीन मोरे ने। छायावाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। जाति का विनाश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर बता रही हूँ, प्रश्न के उत्तर याद कर लीजिए। पेपर में अब आप क्या करिए है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आगामी परीक्षा पे ध्यान दीजिए। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, याद कर लीजिए। छायावाद नामवर सिंह, जाति का विनाश भीमराव अंबेडकर। ठीक है, छायावाद ये वाले, जैसे छायावाद वाला प्रश्न है, ये तो सब पुराने पेपर में हमने किए हैं, है ना। धर्म कथा पुरावृत या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में क्या कहते हैं? मिथक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मिथक। माइथोलॉजी के प्रश्न जो होते हैं। ठीक है, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का आधारभूत दर्शन कौन सा है? गांधीवादी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। इसका उत्तर जायसी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आयोग क्या कहता है वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। जिस दिन आयोग की आंसर की आएगी उसी दिन। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है और लगभग सभी बाद के लेखकों ने रामचंद्र शुक्ल की स्थापना को ही घुमा फिरा के अपने तथ्य रखे। शुक्ल ने भी यही कहा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, तो बस वही सब चीजें हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। रामचंद्र शुक्ल का सुप्रसिद्ध कथन है, पुराने पेपर में नेटके में किया है, गलत की संभावना नहीं है। धान को गांव पे यारते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे, रस गुलर को फल फोरे। ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। इसका सही उत्तर ये। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? इडा। निराला की राम की शक्ति पूजा की प्रेरणा क्या है? कृत्तिवास रामायण। निराला की राम की शक्ति पूजा कविता मैंने आपको पढ़ा दी थी और उसमें ये चीज आपको बता भी थी। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर, अब तक क्या किया, हाय जीवन क्या जिया। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में कविता चैनल पे पूरी पढ़ाई है मैंने, नेट के सिलेबस में भी है, इसमें भी थी, पूरी कविता पढ़ाई है। राम की शक्ति पूजा पूरी कविता प्लेलिस्ट में पढ़ाई है। अच्छा, जितनी भी आपकी रचनाएं, जैसे उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है, पूरी कहानी पढ़ाई है, प्रकाशन वर्ष भी बताया। तो जैसा कि मैंने कहा चैनल पे मैं इतना आपको करवा चुकी हूं कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस प्लेलिस्ट चेक करनी है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था? सेवा सदन, जो कि मतलब जो वैश्याओं का जो जीवन है उस पर, ये वैश्यावृत्ति के उस पर आधारित है ना, बाजारे हुस्न सेवा सदन। ये भी प्रैक्टिस सेट में भी कराया है, पुराने पेपर में भी कराया। अंधायु का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अश्वत्थामा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम, फटाफट देखेंगे। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? रसप्रिया कहानी का पात्र है, नेट के सिलेबस में था, काफी पहले ही मैंने ये करवा दी थी। वैद्यजी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी के, पुराने पेपर से है। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण भी गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का स्वयं का यह कथन है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है जब वैसी ही स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, लॉर्ड कर्जन वाला पार्ट, ये निबंध वाली जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी, लाइनें करवा चुकी हूं। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। उन्नति शब्द आया है और निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी का जो भाषण है जो उन्होंने बलिया में दिया था, उसका ये निबंध के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया था। निबंध पूरा प्लेलिस्ट में निबंध वाली में मिल जाएगा, नेट के सिलेबस में भी। यदि नहीं पढ़ा हो तो आगे के लिए पढ़ लीजिए। विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परिसाई जी की रचना है, यह निबंध भी पढ़ा है। अब क्या पूछ लिया? श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूं, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूं। श्रद्धे यदि निबंध नहीं पढ़ा हो तो भी लग जाएगा कि विकलांग श्रद्धा का दौर है। उन्नति, भारतवर्षोन्नति, अपने देश की, तुम्हारा देश कौन सा है? भारत, तो भारत की उन्नति, भारतवर्षोन्नति। तो इस तरीके से सीधे सीधे प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर सारी रचनाएं नहीं भी पढ़ी थी तो दिख रहा है
कि क्या कौन सी रचना से ये हो सकता है, अगर थोड़ा सा टाइम हो वहां पे। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुत्ते की आवाज रपट कौन सी है, तो रिपोर्टाज कौन सा था, एक ही रिपोर्टाज सिलेबस में था, ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु का, तो बस उसी से, क्योंकि वही रपट और रिपोर्टाज वही था। व्रेक और एक उदास नगर शीर्षक किस अध्याय नामक अध्याय किस पुस्तक में, चीड़ों पर चांदनी किसका है, ये निर्मल वर्मा का है। यात्रा वृत्तांत आगे देखते हैं। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष का समय लगा, 14। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया, हार्नले या विलियम जोन्स में से एक होना चाहिए, विलियम जोन्स इसका सही उत्तर है। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाएगा, अपभ्रंश, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौशैन या भ्रंश से, ये एक वीडियो था 10 मिनट का, उसमें से दोनों प्रश्न हैं। बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है, हरदेव बिहारी ने, मे भी शायद। ब्रजबुली भाषा का एक कृत्रिम रूप है, बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है, ये सब कर चुके हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि तालव्य है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, 344। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। प्राचीन नागरी को दक्षिण भारत में नांदे नागरी के नाम से जाना जाता है। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से होता है, मध्य देशीय भाषा। और हिंदी प्रदीप के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ये सारे जल्दी जल्दी मैंने इसलिए पढ़ दिए क्योंकि पुराने पेपर से सारा पेपर में रिपीट हुए हैं, बार बार जब रिपीट हुए, जब इनकी व्याख्या कर चुके हैं, जब इनको विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो क्यों इन पर समय वेस्ट करें। सेकंड, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट निःशुल्क रूप से बनी हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आप लोगों को प्रमाण के लिए क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज तो मैंने डाली नहीं है, पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे प्रश्न वहीं से। अब 2-4 प्रश्न तो देखिए नए आएंगे ही ना, है ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकता परीक्षक के पुराने प्रश्न पत्रों में से भी दे दे, लेकिन बहुत दिए हैं, ठीक है, इतना भी बहुत है हमारे लिए, इतना ही सहारा लग जाए, वरना बिना कुछ पढ़े अगर पुराने प्रश्न पत्रों से इतने सारे प्रश्न फंस जाते हैं तो वो भी बहुत है ना। उनको ही रट डालिए, 8-8, 10-10 बार ये प्रश्न रिपीट हुए, माइंड में छप गए होंगे अब तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा वीडियो मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा और इसी कारण थोड़ा वीडियो में नहीं बना पा रही थी। आगे बढ़ते हैं ना। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी मैंने पढ़ाया है। द स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर बुक है इंडियन ग्रीव्स की। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता कौन थे, राजा हरराज सिंह, ये अपन ने नहीं पढ़ा था। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये मान्यता किसकी है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। ये हमने पुराने पेपर में कहीं तो पढ़ा है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, टीजीटी वाले में पढ़ा या पीजीटी पर पढ़ा है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, आचार्य शुक्ल की बुक में आदिकाल के अंतर्गत टॉपिक है, साफ लाइन लिखी हुई है और बुक तो हमने पूरी पढ़ी है। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित हैं, वैसे वैष्णव शाखा से संबंधित हैं। ऑब्जेक्शन इस प्रश्न पे भी किया है, लेकिन फिर भी अगर छांटना है तो राम भक्ति की ओर ज्यादा उनको हम करेंगे बजाय कृष्ण भक्ति की। तुलसीदास की किस कृति में कांडों, कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है, तो पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, ये सभी कांडों में विभाजित है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति भावना कौन सी है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत अगर है तो वो दास्य के अंतर्गत आ सकती है, बाकी सख्या या दाम्पत्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आयोग इसका क्या प्रश्न का उत्तर मानता है। इसी के साथ आपका ये पेपर पूरा सॉल्व करवा दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो डाल पाई हूँ, जैसा कि कहा कि फोन में कुछ तकनीकी कारण है। तो अब ये पेपर आपका पूरा हो गया। अब बात करते हैं आगे की तैयारी की। तो आगे की तैयारी के लिए जैसा कि मैंने कहा, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, आपकी गद्य विधाओं का विकास, सब कुछ चैनल पे है। इसके अलावा आप नेट की तैयारी करते हो तो जितनी भी रचनाएं लग रही, अगर आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, अगर यूपी पीसीएस की, यानी आप हिंदी की किसी भी राज्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में जो गद्य विधाएं कौन सी, उपन्यास, कहानी, नाटक वगैरह जो लगे हुए हैं प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं।
अब जो प्लेलिस्ट में नहीं है उनके लिए एक अलग से मैंने चैनल बना दिया है। कौन सा? हिंदी बुकशाला। हिंदी बुकशाला करके चैनल मैंने प्रारंभ कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, आप खरीद नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि हिंदी बुकशाला चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको भी कर लें और बेल आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन दबा दें। जैसे कि ये वाला जो चैनल रहेगा, आप जैसे परीक्षाओं की आपकी हो गई परीक्षा, उसके बाद आप इस चैनल पे देखें या ना देखें, लेकिन हिंदी बुकशाला के माध्यम से आप जीवन भर मुझसे जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि किताबों सबसे अच्छी मित्र है हमारी, है ना। कई बार हमें अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाता है किताबों में, उस तरीके से जुड़े रहिए। इसके अलावा समय अभाव के कारण नहीं पढ़ सकते हैं तो उनको क्या करना है, बहनों को तो क्या करना है कि जब किचन में आप लोग खाना बनाते हो ना, बस तब अपना फोन पास में रखिए और रचना को चलाइए। कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, सुन डालिए। इससे कैसा भी प्रश्न बने आप उसका उत्तर देने में समर्थ रहेंगी। जब पूरी रचना आपने पढ़ी है तो अगर उसका बीच में से अवधारणात्मक प्रश्न भी बनता है तो आप उसको क्या करेंगी, आपको पता है कि इस उपन्यास में ये पढ़ा था तो इस वाले में तो हो नहीं सकता, चलिए ये हमने पढ़ा है, यही सही होगा। भूलेंगी भी तो कम भूल पाएंगी। तो काम करते हुए सुनिए, आप उसको बस में जाते हुए सुनिए, कहीं भी सुनिए। हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं, अच्छी हैं, आपके साथ और लोगों में भी प्रचार प्रसार हो। तो इसलिए हिंदी बुकशाला करके चैनल मैंने बना दिया है, प्रारंभ किया है। अभी सहयोग करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बुक्स आगे आपको जो शेष रचनाएं रह गई हैं आपकी नेट की या किसी भी परीक्षा की, आपकी एमए की, बीए की, जो भी, वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।